ये बात है ईस्वी 207 से 265 के बीच की, चाइना की। चाइना के सबसे बड़े 3 साम्राज्यों में जंग चल रही थी। वी साम्राज्य, वू साम्राज्य और शू साम्राज्य। शू साम्राज्य के एक जनरल चुको लियांग किसी वजह से अपनी सेना को एक दूसरे दूर वाले कैंप में भेज देते हैं और खुद मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ एक छोटे से राज्य में रुक जाते हैं। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और उसी दौरान एक अनपेक्षित घटना हो जाती है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक दिन लियांग का पहरेदार उसके पास आता है और उसे बताता है, मालिक, कुछ सिपाहियों ने कहा है कि आपका दुश्मन सीमा ई बड़ी तादाद में सेना लेकर इसी शहर की ओर आ रहा है। कितनी बड़ी तादाद? लियांग पूछता है। पहरेदार कहता है, लगभग 1.5 लाख। लियांग अपने आप को आशाहीन परिस्थिति में पाता है क्योंकि उसके पास गिन चुन के 100 सिपाही होंगे। पहरेदार की बात सुनकर आसपास के लोग डर जाते हैं और उन्हें ये लगने लगता है कि उनका नामचीन लीडर अब पकड़ा जाएगा। लियांग ने उस वक्त अपनी परिस्थितियों को या फिर नसीब को कोसने में वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने तुरंत एक निर्णय लिया जिसकी आम दिमाग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने सिपाहियों से कहा, शहर के अपने सारे झंडे नीचे ले लो, मुख्य दरवाज़ा खोल दो और तुम सब कहीं जाकर छुप जाओ। सारे सिपाही एक दूसरे की तरफ अजीब से देखने लगे क्योंकि उनके लिए यह बात हजम करना मुश्किल था। तभी लियांग ने फिर से कहा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। उसके हुक्म पर सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसे लियांग ने उन्हें करने को कहा था। लियांग खुद शहर की जो सबसे बड़ी ऊंची दीवार थी जो कि मुख्य द्वार के सामने थी, उसके ऊपर अपना टाओइस्ट रोब पहने खड़ा हो गया और अपने साथ लाई ल्यूट को बजाकर मंत्र पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद सीमाई अपनी सेना के साथ मुख्य द्वार के सामने था। उन्हें अनदेखा कर कर लियांग ने अपना मंत्र जारी रखा। सेना के सबसे आगे खड़ा था सीमाई, जिसने कि दीवार पर खड़े शख्स को यानी कि चुको लियांग को देखते ही पहचान लिया। कुछ देर तक सीमाई वही खड़ा रहा और उसके बाद उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, सभी के सभी पीछे हट जाओ अभी। और उसकी पूरी 1.5 लाख लोगों की सेना वापस जाने लग गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर एक शब्द में इस सवाल का जवाब देना हो तो वो होगा रेपुटेशन। और इसी पर आधारित है ताकत का 5वां नियम, 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 5। सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। यानी कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी ज़िंदगी को सामने रखकर उसका बचाव कीजिए। पहचान ताकत की बुनियाद होती है और एक अच्छी पहचान आपको जीत दिलाने में काफ़ी होगी। किसी इंसान की प्रतिष्ठा पर यानी कि पहचान पर वार कीजिए और वो कमज़ोर पड़ जाएगा और अपनी बुनियाद पर चोट खाएगा। इसलिए अपनी पहचान को अभेद्य बनाइए। हर तरह के हमले के लिए तैयार रहिए। अपनी प्रतिष्ठा के बचाव के साथ साथ दुश्मन की प्रतिष्ठा के साथ खेलिए, उसे भेदने की कोशिश कीजिए। अगर आप कामयाब रहे तो आपको बस खड़े होकर देखना होगा। प्रतिष्ठा से कमज़ोर आपके दुश्मन को लोग नोच के खा जाएंगे। ज़रा लियांग के एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। चुको लियांग एक और नाम से जाना जाता था, द स्लीपिंग ड्रैगन। उसकी रणनीतियाँ तीनों साम्राज्यों में मशहूर थी। एक बार उसके कैंप में दुश्मन की आर्मी का लेफ्टिनेंट आया था और उसने लियांग के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो जानकारी और मदद देगा। लियांग तुरंत ही समझ गया कि ये एक चाल है और लेफ्टिनेंट एक भगोड़ा है। लियांग ने उसका सर कलम करने का आदेश दिया और बिल्कुल आखिरी मिनट पर रोक दिया। अपने जान के लिए कांपते हुए लेफ्टिनेंट के सामने अब लियांग ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। वो मान गया और लियांग की तरफ से वो दुश्मनों को गलत जानकारी देने लगा। इस एक रणनीति पर उसने कई सारी लड़ाइयाँ जीती। एक और वक्त की बात है, लियांग ने एक बार मिलिट्री सील चोरी कर ली और उनसे नकली कागजात बनवाए जिन पर सेनाओं को दूसरी जगह पर जाने का फरमान था। ये कागज़ उसने दुश्मनी दलों में भेज दिए। कागज़ों पर मिलिट्री सील होने की वजह से सैनिकों ने भी उस पर यकीन कर लिया और वो शहर से दूर चले गए। उसी वक्त लियांग ने उस राज्य पर काबू करके नियंत्रण हासिल कर लिया। एक बार तो उसने अपने दुश्मन को यकीन दिलाया कि उसका सबसे करीबी जनरल ही गद्दार है और बाद में उस जनरल पर ऐसी परिस्थितियाँ डाली जिस वजह से वो लियांग के साथ आ गया। स्लीपिंग ड्रैगन ने बड़ी ही खूबसूरती से पूरे चाइना के अंदर सबसे होशियार जनरल होने की प्रतिष्ठा बनाई थी और लगभग हर दुश्मनी जनरल इस बात से वाकिफ था। वक्त के साथ साथ लियांग ने अपने नाम को एक हथियार बना दिया। सिर्फ लियांग का नाम ही काफ़ी था उसके दुश्मनों में खौफ बनाए रखने के लिए। अब वापस चलते हैं उस वक्त जब सीमाई अपने 1.5 लाख लोगों की सेना के साथ चुको लियांग के सामने था। सीमाई चुको लियांग के साथ कई बार लड़ चुका था और वो लियांग की काबिलियत को अच्छे से जानता था और इसी वजह से
जब लियांग खुले शहर में खुले मुख्य द्वार के सामने बिना किसी सिपाहियों के साथ प्रार्थना कर रहा था तो वो उस दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सीमाई को ऐसा लगा कि हर बार की तरह ये लियांग की कोई चाल है और लियांग चाहता है कि मैं उसके झांसे में आ जाऊं। परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी मानो लियांग सीमाई को उकसा रहा हो कि तुम अंदर तो आके देखो, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। लियांग अकेला था, बिल्कुल अकेला, और इस बार सच में अकेला। लेकिन लियांग की प्रतिष्ठा का डर इतना बड़ा था कि सीमाई अपने 1.5 लाख सिपाहियों के साथ भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिस इज द पावर ऑफ रेपुटेशन। लियांग ने जिस तरह से अपनी रेपुटेशन बनाई थी उसके दुश्मनों के लिए यह सबसे बड़ी दीवार थी जिसे भेदना बहुत मुश्किल था, और ये दीवार काफ़ी थी सीमाई को पीछे हटाने के लिए। $1841 यंग पीटी बार्नम अपनी पहचान बनाना चाहता था एक प्रदर्शनकर्ता की, यानी कि एक शोमन, और उसने तय कर लिया कि मैनहट्टन का वो अमेरिकन म्यूजियम खरीद लेगा जिससे कि वो अपनी पहचान को सुरक्षित कर पाए। दिक्कत बस एक थी, उसके पास म्यूजियम को खरीदने के पैसे नहीं थे। म्यूजियम की कीमत $15,000 होने के बावजूद वो इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को जैसे तैसे गारंटी या फिर रेफरेंसेस दिखाकर तैयार कर लेता है कि वो म्यूजियम उसे ही बेचे। उनके बीच एक वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन आखिरी मौके पर इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल पार्टनर म्यूजियम कलेक्शन को पेल के म्यूजियम डायरेक्टर्स को बेच देते हैं। इस बात से बार्नम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी पार्टनर्स उसे समझाते हैं कि बिजनेस इज़ बिजनेस। उन्हें वो म्यूजियम बेचना पड़ा क्योंकि पेल की रेपुटेशन है, जो कि उस वक्त बार्नम की नहीं थी। बार्नम ये तुरंत भाप लेता है कि अगर उसकी कोई पहचान नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक सहारा है, पेल की रेपुटेशन को चोट पहुंचाना। बार्नम न्यूज़पेपर्स में कई सारे लेटर राइटिंग के कैंपेन चलाता है जिसमें कि वो म्यूजियम के मालिकों को गिरे हुए बैंक डायरेक्टर्स कहता है कि उन्हें कला की कोई कदर नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे की कीमत है और वो ये तक नहीं जानते कि म्यूजियम को कैसे चलाया जाए। इन्हीं कैंपेन्स में वो लोगों को चेतावनी देता है कि वो पेल के स्टॉक ना खरीदे, वो गिर सकते हैं। कैंपेन इफेक्टिव निकलता है और पेल के स्टॉक गिर जाते हैं। अब अमेरिकन म्यूजियम के ओनर्स को भी पेल पर भरोसा नहीं रहा। इस घटना के बाद पेल के ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन दोनों गिर जाते हैं और इसी गिरावट से बार्नम अपनी पहचान कमा लेता है। पेल को इस घटना से रिकवर होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन पेल ये कभी नहीं भूलते ये सारी चीज़ें बार्नम की देन है। अब पेल खुद डिसाइड करते हैं कि वो अपने म्यूजियम को हाईब्रो एंटरटेनमेंट के नाम से प्रमोट करेंगे। इससे वो लोगों को दिखा पाए कि उनके बाकी के अपोनेंट्स बेवकूफ़ है और पेल का एक इकलौता म्यूजियम है जो ज़्यादा वैज्ञानिक है। पेल ने इसलिए सोचा क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को रिकवर करने के साथ साथ बार्नम की रेपुटेशन को गिराना चाहते थे। पेल के म्यूजियम के वैज्ञानिक इवेंट्स में सबसे बड़ा आकर्षण था मेस्मरिज्म, यानी कि हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म की वजह से पेल के म्यूजियम के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी, लेकिन ये भीड़ बार्नम को चुभ रही थी और उसने एक बार फिर से डिसाइड किया कि वो पेल की रेपुटेशन को टारगेट करेगा उसी के तरीके से। बार्नम ने भी पेल के विरोध में एक मेस्मरिक परफॉर्मेंस का आयोजन किया जिसमें कि वो खुद परफॉर्म करता था। उसके परफॉर्मेंस में वो एक छोटी सी लड़की को गहरी नींद में रख देता था और उसी दौरान ऑडियंस में से कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता था, जिसमें वो बार बार फेल हो जाता और कोई भी उसके इस एक्ट में हिप्नोटाइज नहीं हो पाता, जिससे कि वो गुस्से में आने का नाटक करता और लोगों से कहता, देखो आप नहीं लेकिन ये लड़की सम्मोहित है और ये साबित करने के लिए मैं इसकी एक उंगली काटूंगा और उसे कुछ महसूस भी नहीं होगा। और जैसे ही वो चाकू लेके उसकी धार तेज करने लगता वो लड़की उठ के भाग जाती और सारे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। यही नाटक उसने हफ्तों तक चलाया और हिप्नोटिज्म का मजाक बनाया, जिसकी वजह से लोगों का हिप्नोटिज्म पर भरोसा नहीं रहा और ना ही पेल के एक्सपेरिमेंट्स पर। कुछ ही हफ्तों में पेल के म्यूजियम की भीड़ कम हो गई और वो शो बंद हो गया। इस घटना के बाद बार्नम ने एक बेहतर शोमैन की अपनी रेपुटेशन बना ली और दूसरी ओर पेल कभी संभल ही नहीं पाया। आखिर बार्नम ने किया कैसे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। बार्नम ने दो चीज़ें की। बार्नम ने पहले अपने दुश्मन के म्यूजियम की कार्यक्षमता और स्थिरता पर सवाल उठाए। जी हाँ, सवाल यानी कि डाउट्स। उसने लोगों के अंदर पेल के प्रति डाउट भरने शुरू किए जो कि अंत में कारगर रहे। डाउट इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाला हूँ। जब आप अपने दुश्मन की रेपुटेशन पर स्ट्रेटेजिकली ताकतवर सवाल उठाते हैं तो वो बच नहीं सकता। कैसे?
अगर वो इंसान अपने ऊपर आए डाउट्स का विरोध करता है, अपनी रेपुटेशन को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जो कि हर कोई करेगा, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आदमी अपने आप को इतना डेस्परेटली क्यों बचा रहा है। इसका मतलब बातों में कुछ तो सच्चाई है। इतनी सारी अफवाहें झूठी कैसे हो सकती है। और अगर आपका दुश्मन इन बातों को डिफेंड कर भी लेता है, तब भी उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंचेगी। और अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो इन सवालों पर ध्यान नहीं देगा, इग्नोर करेगा, तो फिर ये बात आपके लिए अच्छी है, क्योंकि उसके अनदेखे करने के बाद वो सवाल, वो डाउट्स और भी ताकतवर साबित होंगे। और लोगों को शायद ऐसा भी लगेगा कि ये वाकई में सच है, इसीलिए तो वो इंसान इस पर बात नहीं करना चाहता। बस एक बात का ख्याल कीजिए, दुश्मन पर उठाए हुए डाउट्स ताकतवर होने चाहिए, एक चट्टान की तरह। वो सच हो या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद बानम ने एक और चीज़ की, उसने पेल की रेपुटेशन का मजाक बनाया, जिस वजह से लोगों के अंदर जो डाउट थे वो अब ज़्यादा क्लियर हो गए। उसने बड़ी ही होशियारी से मजाक का इस्तेमाल किया अपने दुश्मन का मजाक बनाने के लिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप अपने दुश्मन की रेपुटेशन को तोड़ना चाहते हैं तो आपको होशियार और सावधान रहना होगा, या फिर आपकी बेवकूफ़ियाँ आपकी रेपुटेशन नष्ट कर देगी। थॉमस एडिसन, जिसने कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उसने लोगों को ये कहा था कि उसके द्वारा इजाद किया गया डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट हर कोई रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक सर्बियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसने लोगों को ये दिखाया कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में डीसी नहीं बल्कि एसी यानी कि अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीसी करंट आपके कोई काम का नहीं है, तब एडिसन गुस्से में आ गया। उसने ये तय कर लिया कि टेस्ला की रेपुटेशन को वो मिट्टी में मिला देगा। एडिसन अब लोगों को ये बताने लगा कि एसी करंट बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और टेस्ला इसको प्रमोट कर रहा है। ये बात साबित करने के लिए उसने घरेलू जानवरों को कैद कर लिया और उन्हें इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया, यानी कि एसी करंट का झटका दे दिया, जिससे कि वो जानवर मारे गए। लेकिन एडिसन यहीं पे नहीं रुका। 1890 में उसने न्यूयॉर्क स्टेट के प्रिजन अथॉरिटीज़ को मना लिया दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रोक्यूशन एग्जीक्यूशन के लिए, जिसमें वो एक कैदी को एसी करंट का एक झटका देंगे और उसे मार देंगे। एडिसन ने पहले इलेक्ट्रोक्यूशन के जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उसने छोटे जीवों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से छोटा चार्ज होने के बावजूद वो जानवर मारे जाते। लेकिन एक आदमी हाउस होल्ड पेट्स की तुलना में बड़ा होता है। इलेक्ट्रिक झटके का चार्ज इतना कम था कि वो आदमी पूरी तरह से मर भी नहीं पाया और उसे फिर से वो झटका दिया गया। उस वक्त का वो सबसे निर्दयी एग्जीक्यूशन था, जिसमें देखने वाले तक की रूह कांप गई थी। इस घटना से एडिसन का नाम उस वक्त बहुत बदनाम हो गया था। हालांकि एडिसन ने वो रेपुटेशन बाद में रिकवर कर ली, लेकिन टेस्ला को गिराने की चाह में उसने अपनी ही रेपुटेशन को चोट पहुंचा ली। इसीलिए जब आप किसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं तो अपनी लिमिट बनाइए, और इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही कर बैठते हैं तो ये चीज़ बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। अगर इससे आपकी पहचान को कोई चोट भी नहीं पहुंची, तब भी आप अपने लिए एक दुश्मन तैयार कर लेंगे। हमारे आसपास के लोग, हमारे करीबी लोग, हर कोई एक हद तक अनजान होता है। इसीलिए अगर हम किसी इंसान पर सोचने लग जाएं तो इसका कोई अंत नहीं होगा और आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। और इसी वजह से हर इंसान दूसरे इंसान को उन चीज़ों पर आंकता है जो उसके सामने होती है। आपका अपीयरेंस, आपके कपड़े, आपका चलना, आपका बोलना, आपका मुस्कुराना, आपके बाल, आपकी नज़र। क्या आप अपने वादों पर टिकते हैं? क्या आप अपने शब्दों पर टिकते हैं? क्या आप दूसरों का सम्मान करते हैं? क्या आप अपने आप का सम्मान करते हैं? ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर आपकी पहचान बनती है, आपकी रेपुटेशन बनती है। एक कोट तो आपने सुना ही होगा कि इंसान की असल खूबसूरती अंदरूनी होती है। चलिए मान लेते हैं ऐसा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है। कोई भी इंसान पहली नज़र में किसी और इंसान के अंदर नहीं झांक सकता। तो बचता क्या है? आपका अपीयरेंस। और अपीयरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप खुद तय कर सकते हैं कि आप सामने वाले को कैसा दिखना चाहेंगे। अपने अपीयरेंस के पीछे आप अपनी असलियत छुपा सकते हैं, अपने इरादे छुपा सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि लोग आपको कैसे दिखेंगे, और यही होगी आपकी रेपुटेशन। शुरुआत में जब आप अपनी रेपुटेशन पर काम करेंगे तो एक क्वालिटी चुनिए, ऑनेस्टी, जनरॉसिटी, कनिंग या फिर कोई भी और उस पर स्थिरता से शांति से काम कीजिए। आपकी रेपुटेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको दोगला समझेंगे। एक सॉलिड रेपुटेशन आपकी उपस्थिति महसूस करवाएगी और आपकी ताकत का प्रदर्शन करेगी, जिससे लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरों के ओपिनियन के बारे में इतना क्यों सोचना,
तो हमेशा याद रखिए, हम ऐसे समाज में हैं जहां लोगों के ओपिनियन का हम पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों को अपनी रेपुटेशन नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी रेपुटेशन अपने मन से बनाएंगे। और अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि रेपुटेशन कितनी क्रिटिकल है। आपकी पहचान लोगों को बताएगी कि आपके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। इसलिए अपनी ज़िंदगी और पहचान इन दोनों के मालिक बनिए, दर्शक नहीं।